नमस्कार दोस्तों, गुरुकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार। दोस्तों, हॉट सीट में आज एक ऐसी सीट है जिसके बारे में हरियाणा का हर व्यक्ति जानता है और वो सीट एक ऐसे गढ़ के रूप में है। अगर आप कहें कि यह जो चौधरी भजनलाल परिवार है उसका एक ऐसा किला है जिसको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया, अभेद्य किला है। हरियाणा में बाकी ऐसी कोई सीट नहीं है जिस पे एक परिवार इतने लंबे समय से जीत रहा हो। जब से चौधरी भजनलाल ने एंट्री की है वहाँ से आज तक वहाँ से या तो वो या उनके परिवार के लोग जीतते आ रहे हैं। और ऐसा नहीं है कि वहाँ से उनको हराने की कोशिश नहीं हुई है। इतने बड़े बड़े सूरमा वहाँ से उतारे गए हैं, इतना बड़ा चक्रव्यूह वहाँ पे रचे गए हैं, लेकिन पता नहीं क्या बात है कि आदमपुर में आज तक चौधरी भजनलाल परिवार की सियासत का जो डंका है वो बजता जा रहा है। लेकिन पिछले कुछ समय से ऐसा हो रहा है कि अब जैसे इसी लोकसभा चुनाव में आदमपुर से कांग्रेस पार्टी का कैंडिडेट जीत गया, पीछे लोकसभा चुनाव में भव्य बिश्नोई भी वहाँ से हार गए थे। लेकिन अगर विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आज तक ये परिवार अजेय है। तो हॉट सीट में आज आदमपुर की कहानी को डॉक्टर सतीश त्यागी जी से जानते हैं और आप भी ज़रूर इस पर कमेंट करके बताना। डॉक्टर साहब जी, आदमपुर ऐसा मुझे लगता है ये तो एक ऐसा किला है जिसको चौधरी भजनलाल परिवार ने बहुत तसल्ली के साथ बना दिया है और इसको ना ओम प्रकाश चौटाला जी तोड़ पाए, ना बंसीलाल जी इसको तोड़ पाए, ना देवीलाल जी तोड़ पाए, ना हुड्डा साहब तोड़ पाए, कोई इस किले को नहीं तोड़ पा रहा अभी तक। ऐसा क्या मतलब कर दिया जादू वहाँ पे? देखिए बिल्कुल अगर कोई गढ़ है और न केवल हरियाणा बल्कि मैं तो कहूँगा पूरे भारत की राजनीति में अगर कोई सही मायने में गढ़ है, दुर्ग है, तो वो आदमपुर मंडी है और भजनलाल उसके पर्याय है। 56 वर्षों से ये परिवार निरंतर विधानसभा में आदमपुर से बन रहा है। 56 साल और 3 पीढ़ी। चौधरी भजनलाल, उनकी धर्मपत्नी कुलदीप बिश्नोई, उनके बेटे, उनकी धर्मपत्नी भव्य बिश्नोई, उनके पुत्र। और मैं आपको बता रहा हूँ कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि भव्य की पत्नी भी वहाँ से विधायक बन जाएंगी। विधायक पद तो इनके लिए आरक्षित हो गया और जैसा आपने बताया बहुत प्रयास हुए हैं इसको तोड़ने के, सफल नहीं हुए। तो चौधरी भजनलाल का और आदमपुर का पर्याय होना और उनका यहाँ इतना ज़्यादा प्रभाव होना, ये चौंकाता पॉलिटिक्स में। अभी हुआ कैसे? देखिए चौधरी भजनलाल 1930 में पैदा हुए और बहुत कम उम्र में उन्होंने राजनीति ग्रामीण स्तर पर शुरू करी। वो पंच बने, सरपंच बने, जिला समिति के चेयरमैन बने और 1960 में आके वो दलगत राजनीति करने लगे। 1967 में उन्होंने जब पहली बार हरियाणा विधानसभा के चुनाव हुए तो टिकट मांगा आदमपुर से, लेकिन उनको टिकट नहीं दिया गया। 1967 में हरि सिंह डावड़ा वहाँ के विधायक बने और भजनलाल जी को जो तत्कालीन कांग्रेस अध्यक्ष थे निजलिंगप्पा, उन्होंने कहा था कि आप फतेहाबाद से लड़ लो। तो भजनलाल ने मना कर दिया कि मैं फतेहाबाद से नहीं लड़ूंगा। 1968 में उनको आदमपुर की टिकट मिल गई। उसकी भी एक कहानी है, क्योंकि जो सिटिंग एमएलए थे हरि सिंह डावड़ा वो कांग्रेस छोड़ के चले गए और एक दूसरे बहुत कद्दावर नेता थे वहीं पे, वो विश्नोई समाज के थे, मनीराम गोदारा जी, वो भी कांग्रेस छोड़ के चले गए। आजकल उनके दोहते हैं डॉक्टर संजय जौहर जी, अच्छा, वो वहाँ से टिकट मांगते हैं। हाँ, तो ये भी कह सकते हैं एक तरह से लॉटरी खुल गई। और लॉटरी ना भी कहें तो ये मानना पड़ेगा कि भजनलाल मजबूरी थे। विश्नोई समाज को एक टिकट देना था, आदमपुर विश्नोई समाज का गढ़ है, तो इसलिए चौधरी भजनलाल वहाँ विधायक बन गए 68 में। और 68 में जब विधायक बने तो चौधरी बंसीलाल मुख्यमंत्री थे और बहुत कम लोग जानते हैं कि बंसीलाल भजनलाल जी की बहुत लड़ाई रही है आपस में। लेकिन एक दौर में चौधरी भजनलाल चौधरी बंसीलाल के सबसे भरोसेमंद साथी थे, शागिर्द थे हैं। उस दौर में जब एमएलए इधर उधर भागते थे तो ये कहा जाता है कि चौधरी भजनलाल दुनाली बंदूक अपने पास रखते थे और वो पहरा देते थे कि कौन एमएलए भाग तो नहीं रहा। हाँ, तो ये जो सिक्योरिटी अरेंजमेंट था चौधरी बंसीलाल ने उन्हें दे रखा। इसका मतलब दबंग थे, वो दबंग भी थे।
और 1968 में ही उनको हरियाणा एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड का चेयरमैन बनाया था पहली बार। बंसीलाल जी ने। हाँ, और बंसीलाल जी के ही रेजिम में वो कृषि मंत्री बने, तो कुछ तो बात थी। और जब 1972 का चुनाव आया तो चौधरी देवीलाल के दिमाग में ये था कि बंसीलाल और भजनलाल दोनों के सामने उन्होंने चुनाव लड़ा, दोनों को निपटा दें। और वो ये मान के चलते थे कि ये दोनों बिल्कुल एक हैं, कि बंसीलाल की जो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी में भजनलाल जी का रोल है बहुत बड़ा, तो इसलिए उन्होंने दोनों को चुनौती दी थी, और चौधरी देवीलाल दोनों जगह से चुनाव हार गए। उनकी तो राजनीति खत्म हो गई थी एक किस्म से उस समय। हाँ हाँ। और फिर उसके बाद में 1977 का चुनाव आता है। उस समय स्थिति ऐसी आ गई कि जनता पार्टी बन गई। अब किस्मत के धनी थे चौधरी भजनलाल, उन्होंने अंतिम समय में कांग्रेस छोड़ के वो कांग्रेस फॉर डेमोक्रेसी जो चौधरी बाबू जगजीवन राम और हेमवती नंदन बहुगुणा की थी, ले आए, उसमें शामिल हो गए। अच्छे बड़े नेता थे उसके, और वहाँ से चुनाव जीत गए 77 में। और उसके बाद में 1982 का चुनाव उन्होंने जीता, और 79 में वो चीफ मिनिस्टर बन गए थे। वो सारी कहानी सबको पता है। तो वो देवीलाल जी के भी करीब थे, और जाके उसमें वो सरकार भी तोड़ ताड़ दी सारी। तो गुरु तो थे बिल्कुल, है ना। तो 68, 72, 77, 82 भजनलाल 4 चुनाव एक ही श्रृंखला में कड़ी में जीतना अपने आप में बड़ी बात थी। 1987 में उनकी धर्मपत्नी जसमा देवी वहाँ से चुनाव लड़ा उन्होंने। और फिर उसके बाद में 91, 91, 96, 87 में तो कांग्रेस की 5 ही सीट आई थी। हाँ हाँ, 91, 96, 2000, 2005 ये भी चौधरी भजनलाल ने वहाँ से चुनाव जीता। इस बीच में हुआ ये कि एक बार 1998 में बाई इलेक्शन होता है, तो तब कुलदीप बिश्नोई की एंट्री होती है राजनीति में, और वो चुनाव जीत गए जी। तो जैसे मैंने बताया 2000 में भजनलाल जी चुनाव लड़े, और उनके सामने खड़ा किया था गणेशी लाल, जो बंसीलाल सरकार में मद्य निषेध मंत्री रहते, शराब रोकने की जिम्मेदारी थी। 2005 में चौधरी भजनलाल फिर से जीत गए। अब 2008 में उन्होंने राजनीतिक कारणों से हरियाणा जनहित कांग्रेस का गठन किया, और उन्होंने चुनाव लड़ा। ये उपचुनाव था, और इसमें उनके सामने थे रणजीत चौटाला और इंडियन नेशनल लोकदल के संपत सिंह जी, दोनों को उन्होंने हराया। 2009 में फिर कुलदीप चुनाव लड़ते, ये आम चुनाव था, और इनका मुकाबला किया जेपी ने, जयप्रकाश ने, लेकिन जयप्रकाश हार गए। 2011 में चौधरी भजनलाल के निधन के बाद जब उपचुनाव हुआ, तब रेणुका बिश्नोई उपचुनाव में खड़ी हुई और जीती। 2014 और 19 में कुलदीप बिश्नोई फिर जीते, और 2022 में जो उपचुनाव हुआ उसमें भव्य बिश्नोई जीते, और भव्य बिश्नोई ने भी जयप्रकाश को हराया। तो जयप्रकाश कुलदीप से भी हारे, और जयप्रकाश भव्य बिश्नोई से भी हारे, हालांकि बहुत बड़े लीडर हैं। तो ये जो पूरा अगर आप हिसाब लगाएं तो 16 चुनाव हुए हैं, जिसमें चौधरी भजनलाल 9 बार चुनाव जीते, जसमा देवी उनकी धर्मपत्नी 1 बार चुनाव जीती, कुलदीप बिश्नोई 4 बार, भव्य बिश्नोई 1 बार, और रेणुका 1 बार। 16 चुनाव, कोई चुनाव नहीं हारा, सभी के सभी जीते, और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और 2007 से 2016 तक का जो दौर था उनका, जब वो कांग्रेस का हिस्सा नहीं थे और अपनी पार्टी बनाई, उसमें भी आदमपुर के लोगों ने उनका साथ नहीं छोड़ा। तो उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि मैं हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाऊं, मैं जनता पार्टी में रहूं, मैं कांग्रेस में रहूं, या मैं कहीं भी जाऊं, या कुलदीप बिश्नोई बार बार इधर उधर होते रहे, लेकिन आदमपुर ने कभी उनका साथ नहीं छोड़ा। और इसकी एक बड़ी वजह यह है कि ये कहा जाता है कि बिश्नोई कहीं का भी हो, चौधरी भजनलाल ने उसको बुला बुला के नौकरियां दी। आदमपुर में पूरा प्रभाव था पूरी सरकार पे आदमपुर का, और ख़ासतौर से बिश्नोई समाज का। मेरे ज़िले में भी बिजनौर में बिश्नोई समाज बहुत है, उस वहाँ के लड़के आप देखो उत्तर प्रदेश के, वो यहाँ आके उनको जॉब दी गई। तो एक जो अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं कहना बिश्नोई कहीं का भी हो, अगर उसे कोई ज़रूरत है तो भजनलाल उसको पूरा करने के लिए बैठे हुए थे। दूसरे भजनलाल इतने मृदुभाषी थे, इतना मतलब वो खिलाड़ी थे जनसंपर्क के, कि शायद ही कोई उनकी बराबरी करे। अब चौधरी बंसीलाल तो डांट देते थे, और देवीलाल जी भी बहुत बड़े खिलाड़ी थे सब पर, लेकिन वो एक्सट्रीम पे चले जाते थे। भजनलाल के व्यवहार में एक बहुत ही कुशल व्यापारी था, बहुत मीठा बोलना,
और भजनलाल की राजनीति आप देखो, उनके बारे में कहा जाता है कि जब वो आए थे यहाँ तो बहुत से लोग कहते हैं कि वो चुनरी बेचते थे, हैं, और इस तरह देखो के काम संघर्ष करते तो किया ही है उन्होंने लाइफ थे। में। और कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, उन्होंने देसी घी की उनकी दुकान थी जो आज भी उनके आदमपुर बारे में मंडी बहुत है। कहानियां प्रचलित हैं। हाँ, और वो देसी घी कांग्रेस के नेताओं को बहुत खिलाया उन्होंने, टीन के टीन भर के जाते थे। तो उस समय शायद देसी घी का बड़ा महत्व रहा होगा। आजकल तो फिर देसी गाय का आज देसी भी घी खिला के नेता शायद थोड़ा सा पटाया जा सकता है, अदरवाइज तो नहीं, है ना। तो बहुत देसी घी की जगह तो अब बहुत सारी चीज़ों ने ले ली है। लेकिन आदमपुर जो है वो चौधरी देवी भजनलाल के घी का स्वाद अभी भूल नहीं रहा। और मुझे ये लगता है कि अभी उनके जो विरोधियों को थोड़ा और इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि अब देखिए 1991 में तो हबीपा बनी थी, चौधरी सुरेंद्र सिंह जाके टकरा गए उनसे और वहाँ भी हार गए, है ना। और रणजीत और संपत सिंह का मैंने आपको बताया। कुलदीप बिश्नोई ने भिवानी से सुरेंद्र सिंह और अजय चौटाला दोनों को हराया था। और देखिए ये परिवार इतना तेज है कि जब बेटा 98 में तो कुलदीप बिश्नोई सेट हो गए, अब चंद्रभवन को एक जागीर देनी थी, तो वो काल का वो तो 91 में ही सेट कर दिए थे, पहले तो चंद्रभवन को ही किया। और जब रेणुका आ गई तो हाँसी की जागीर उनके लिए बन गई, है ना। और फिर श्रीमती जसमा देवी उनको नलवा दे दिया, हालांकि वो हार गई। तो उन्होंने बड़े मतलब पूरे अपने जो ये देख लिया कि मुझे अब ज़्यादा, जैसे कहते हैं ना कि 3-4 बेटे तो 2-3 मकान बनाने पड़ते हैं, तो ऐसे ही उन्होंने पॉलिटिक्स को अपना यही समझ रखा था कि भाई अगर एक चुनाव क्षेत्र कुलदीप का हो जाएगा, एक चंद्रभवन का हो जाएगा, एक रेणुका का हो जाएगा, है ना, और एक मेरी श्रीमती जी का हो जाएगा, फिर चंद्रभवन के बच्चों के लिए, ये तो पूरा प्रोसेस चल रहा था। मतलब पूर्व विधायक और सांसदों की जो पेंशन मिलती है, अगर उसका पारिवारिक कोई रिकॉर्ड आकलन किया जाए तो देवीलाल परिवार और भजनलाल परिवार में कंपटीशन बनेगा। बिल्कुल। कौन सा पेंशन तो बहुत छोटी चीज़ है, पेंशन को तो हम क्या ही देते हैं। वैसे ये तो किसी कर्मचारी के जीवन में पेंशन का महत्व हो सकता है, नेता के जीवन में पेंशन वगैरह का कुछ नहीं, ये तो बहुत छोटी मोटी चाय वाय के खर्चे निकल जाते हैं, इससे बस इतनी बात है। आजकल तो बहुत मोटा पैसा है ना। और इसीलिए चौधरी भजनलाल बताइए दिल्ली के उस समय के सबसे महंगे इलाके गोल्फ लिंक में रहते थे। गोल्फ लिंक में कोठी खरीदना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। तो आदमपुर साथ नहीं छोड़ेगा उनका, अभी मुझे लग नहीं रहा, हालांकि प्रयास होते रहेंगे। लेकिन गढ़ सही मायने में अगर कोई है तो चौधरी भजनलाल का है। 56 साल धर्मेंद्र जी कम नहीं होते और 3 पीढ़ी। और ऐसा नहीं है कि जैसे कोई खुट्टा पाड़ना हो, हाँ। उसको बहुत ही लाने की कोशिश की है ना। और लोग देखिए आदमपुर ये भी जानता है कि कुलदीप बिश्नोई में वो गुण नहीं है जो भजनलाल में थे। बावजूद इसके मुझे तो लगता है एक तरीके से वो भजनलाल को श्रद्धांजलि देते हैं, ट्रिब्यूट देते हैं कि जैसे अगर कुलदीप को देखें तो आदमपुर से कई बार हारती कि जैसे कोई कमिटमेंट वहाँ की जनता ने कर लिया है कि भजनलाल जी जब तक आपके परिवार से लोग आते रहे हम उनको जिताते रहेंगे। हालांकि ये लोकतंत्र में अच्छी परंपरा है। कहते हैं ना पिता की कमाई बेटे को पड़ी पाई, हाँ, है ना। बिल्कुल। ये कमाई है दोस्तों। आदमपुर बहुत कोशिश है उन्होंने की, हालांकि अब थोड़ा लगता है कि कुछ माहौल बदल रहा है, पर कितना बदला ये आदमपुर के लोग बता सकते हैं, क्योंकि जो सबसे बड़े राइवल थे मनीराम गोदारा जी, हाँ। उनके दोहते वहाँ से कांग्रेस पार्टी की टिकट मांग रहे हैं और काफ़ी यहाँ पीजीआई में कार्यरत हैं वो। और इसके अलावा भी दर्जन भर लोग, क्योंकि अभी जयप्रकाश जब चुनाव जीता है तो कुलदीप बिश्नोई जी की काफ़ी कोशिशों के बावजूद आदमपुर से कांग्रेस चुनाव जीती। जी हाँ। रणजीत जी हारे हैं, हालांकि रणजीत जी हारे हैं वहाँ चौधरी भजनलाल परिवार से विधानसभा में भी एक बार, लेकिन चुनाव में हार जीत लगी रहती है दोस्तों, और ये समर्थकों तक सीमित है, नेताओं को इससे ज़्यादा सा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन चौधरी भजनलाल परिवार ने निश्चित तौर पे आदमपुर में एक ऐसा गढ़ बनाया है, और मुझे लगता है पूरे भारत में एक ऐसा गढ़ है जिसकी मिसाल दूसरी जगह मिलना मुश्किल है। तो 2024 में ये परिवार यहाँ पर क्या इसकी बादशाहत कामयाब रह पाएगी, बनी रह पाएगी, या फिर इस बार कोई खतरा महसूस होता है, आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। हॉट सीट में फिर एक और सीट के साथ हम मिलते रहेंगे। कोई खास सीट आपकी पसंद है तो आप वो भी बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, उस पर ज़रूर वीडियो बनाएंगे। शुक्रिया, नमस्कार।